नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के बड़े भाई साहब जो हमारा पाठ है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और पाठ की विषय वस्तु को अच्छे से जानेंगे। एक बारी पाठ की विषय वस्तु आपने अच्छे से समझ ली तो परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा, आप उसका उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन 3 दर्जे आगे। दर्जे मतलब कक्षा। 5 साल बड़े थे। लेखक अपने बड़े भाई के बारे में हमें बता रहे हैं कि उनके जो बड़े भाई हैं वो 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 क्लास ही उनसे आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसी महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। अब लेखक कह रहे हैं कि एज तो उनकी कितनी थी, मुझसे 5 साल बड़े थे, पर कक्षा में वो मेरे से सिर्फ 3 कक्षा ही आगे थे। हालांकि उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने पढ़ना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि बड़े भाई साहब जो है उनका लेट एडमिशन हुआ था, उन्होंने भी सेम एज में ही पढ़ना शुरू किया था, पर वो लेखक से सिर्फ 3 कक्षा ही आगे थे। लेकिन अब क्यों? क्योंकि वो तालीम तालीम मतलब शिक्षा शिक्षा के जैसे चीज़ों में वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि बड़े आराम से मैं एक क्लास को 2-2 बारी पढ़ूंगा, जिससे कि मैं अच्छे से समझ आ जाए। इस तरीके से लेखक थोड़ा सा व्यंग भी कर रहे हैं। वो सीधे तरीके से नहीं बता रहे हैं, पर थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से हमें बता रहे हैं कि जो उनके बड़े भाई साहब थे वो एक कक्षा में 2-2 साल या 3 साल भी कभी-कभी लगाते थे। इस भवन की बुनियाद जितनी खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। तो बता रहे हैं कि 1 साल का काम जो है वो 2 साल में करते थे। कभी-कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। पुख्ता का अर्थ होता है मजबूत। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल थी। लेखक की उम्र कितनी थी? 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तबीयत और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था। तबीयत का अर्थ होता है डांटना, और निगरानी का देख रेख करना। ठीक है। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े भाई बहन होते थे उनको पूरा अधिकार होता था कि छोटे को की पूरी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले लेते थे, और छोटे जो बच्चे होते थे, छोटे भाई बहन होते थे, वो भी पूरी इस चीज़ को अपना कर्तव्य समझते थे कि जो बड़े भाई हैं, बड़े बहन ने अगर कुछ कह दिया है तो उसका पूरा पालन किया जाता था। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मतलब कि वे बड़े ही हर वक्त पढ़ाई करते रहते थे। इस तरह से दिखता था कि हर समय वो पढ़ाई कर रहे हैं। हर दम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी-कभी कॉपी पर किताब के हाशियों मतलब मार्जिन, जो बुक्स का मार्जिन होता है ना, पर चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। अभी हर वक्त पढ़ते रहते थे तो कितना पढ़ेंगे ना, तो बीच-बीच में क्या करते थे, बुक्स जो नोटबुक्स वगैरह होती थी उसके मार्जिन पे कुछ-कुछ ड्राइंग भी करते रहते थे। कभी-कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख देते। कभी एक शेर को दोबारा बार-बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें कोई अर्थ ना होता, ना कोई सामंजस्य। मतलब आप उसको समझ नहीं सकते थे, कोई उसमें तालमेल नहीं होता था। ऐसा सेंटेंस बनाते थे, ऐसे वाक्य लिखते थे कि जिसका कोई मतलब नहीं होता। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई, राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक पढ़ने के बाद आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा, और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात। अब ये देखो कैसा वाक्य लिखा हुआ है, स्पेशल अमीना भाइयों दरअसल भाई भाई, कोई इसका मतलब नहीं बन रहा है। तो लेखक ने जब ये पढ़ा, अपने बड़े भाई की किताब में ये लिखा हुआ है, तो उसको लगा कि कोई ये पहेली है कोई। उसने बहुत कोशिश की इसका अर्थ समझूं, पर वो इसको समझ नहीं पाया कि ये क्या है।
क्योंकि और वो छोटे थे, लेखक उस समय जो थे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, उनके बड़े भाई साहब 9वीं 9th में थे, तो अपने बड़े भाई साहब से तो वो पूछ नहीं सकते थे। तो पर उनको बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या वाक्य लिखा गया है, इसका क्या अर्थ है। वो काफ़ी कोशिश के बाद भी इसका अर्थ नहीं जान सके। अभी लेखक अपने बारे में बताते हैं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। पहाड़ था मतलब बड़ा मुश्किल लगता था कि 1 घंटा बुक्स लेके बैठो, ऐसा लगता था कि कितना मुश्किल है। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। अब ये दोनों भाई जो है हॉस्टल में रहते थे, घर पर नहीं रहते थे। पढ़ने के लिए ये दोनों भाई हॉस्टल में गए हुए थे। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल जाता तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते मोटर कार का आनंद उठा रहे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह में ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले शब्दों से मेरा सत्कार करें। अभी लेखक जो छोटा भाई था, वो उसका मन ज़्यादा पढ़ने में नहीं लगता था। वो ऐसा नहीं था कि बड़े भाई की तरह हमेशा किताबों में ही बैठा रहता था। उसको अच्छा लगता था बाहर खेलना, कभी छोटे-छोटे पत्थरों से ऐसे खेलना, कागज़ की तितलियाँ बनाना, जो गेट होता है उसके ऊपर चढ़ जाना, इस तरीके से। और जब वो खेल के बाहर आता था तो भाई साहब का रुद्र रूप देखता। रुद्र रूप मतलब गुस्से वाला रूप देखता और उसके प्राण सूख जाते, डर जाता था। इतना आदर होता था बड़े भाई के प्रति कि बड़े भाई को देख के ही उसको डर लग जाता था कि हाँ, मैं अभी पढ़ाई करके नहीं आया हूँ, खेल के आया हूँ, अभी बड़ा भाई मुझे डांटेगा, ये सोचकर ही उसको डर लग जाता। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं। हर्फ मतलब एक भी अक्षर तुम नहीं पढ़ पाओगे। अल्फाबेट अक्षर। तो बड़े भाई साहब उसको डांटते भी थे कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो पूरी जिंदगी तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, एक अक्षर भी तुम्हें आएगा नहीं अंग्रेजी का। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। कह रहे इतना आसान नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ना और बोलना, वरना तो हर कोई जो भी देखता अंग्रेजी का विद्वान बन जाता। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर विद्या आती है। कह रहे हैं कि बहुत पढ़ना पड़ता है, आंखें फोड़नी पड़ती है, मतलब ये मुहावरे हैं। बहुत पढ़ना पड़ता है तब जाकर विद्या मिल आती है, मतलब शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, तभी आपको मिलती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते हो। घोंगा मतलब स्नेल। स्नेल देखा आपने, वो धीरे 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 चलती है। तो क्या उसको बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को डांट रहे हैं, कह रहे तुम एकदम उसके जैसे हो, एकदम धीरे धीरे चल रहे हो। मुझे भी देखते नहीं हो कि मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, मुझे देख कर भी तुम समझ नहीं रहे हो। इतना आसान नहीं है अंग्रेजी को पढ़ना। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यहाँ तक तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर, तुम्हारी बुद्धि का कसूर। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? अभी अपने बारे में बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि तुम देखते नहीं हो कि मैं कितना पढ़ता रहता हूँ, हर वक्त मैं पढ़ाई करता रहता हूँ। कितना मेरे को भी तो मन करता है कि मेले तो होते हैं, तमाशे होते हैं, उनको देखने जाऊं। पर क्या कभी तुमने देखा है कि मैं किसी मेले तमाशे में देखने के लिए जाता हूँ? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। कह रहे हैं देखो रोज मैच होते हैं, मैं तो नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। कहते इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी
दर्जे मतलब कक्षा मैंने बताया आपको, फिर भी एक-एक क्लास में मुझे 2-2 3-3 साल लग जाते हैं इतना पढ़ने के बाद, और तुम हमेशा खेलते रहते हो, तुम कैसे पास हो जाओगे? और फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई को अपने रुपए रुपए क्यों बर्बाद करते हो? कह रहा है अगर इस तरीके से तुम्हें खेलना है ना तो बेटर है तुम घर चले जाओ। इस तरह हॉस्टल में पापा ने भेजा है पढ़ने के लिए, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी मेहनत की कमाई है, तुम क्यों उनको बर्बाद कर रहे हो? भी लेखक को कैसा लगता होगा जब जैसे वो खेल के आया, मौज मस्ती करके आया, आते ही बड़े भाई ने इतनी सारी उसको लताड़ सुना दी। लताड़ मतलब इतना सारा उसको डांट दिया। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। मतलब वो कह रहा कि बड़े भाई साहब को तो उपदेश देना बड़ा अच्छा तरीके से आता था। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, लगती बातें मतलब एकदम हर्ट हो जाती, एकदम वो कहते थे ट्रिगर हो जाती थी कि हाँ सही तो कह रहे हैं हम। ऐसी ऐसी सूक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में मैं अपने में ना पाता, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, बूते के बाहर मतलब मेरी आपे के मेरे कंट्रोल में नहीं है। उसको लगता था कि बड़े भाई साहब को देखता था कि बड़े भाई साहब इतनी मेहनत करते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, फिर भी 2 साल 3 साल लग जाते हैं उनको क्लास में, और मैं तो इतना खेलता हूँ, इतना मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देता हूँ। तो उसको लगता था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो अच्छा है कि मैं घर ही चला जाता हूँ। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूँ? मुझे अपना मूर्ख रहना मंज़ूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता है। लेकिन 2-2 घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल छट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूँगा। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता था, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बहुत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुँह हाथ धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। तो लेखक को जैसे बड़े भाई साहब ने डाँटा, इतना सब उन्होंने उदाहरण दिए, मैं ऐसे पढ़ता था, फिर भी मैं 2-2 बार ही फेल हो गया। ये सब सोच देख के लेखक को लगता था कि सही कह रहे हैं बड़े भाई साहब। तो मुझे तो एक तो वापस गाँव गाँव चला जाना चाहिए, हॉस्टल में मैं क्यों अपने पापा के पैसे वेस्ट करूँ। फिर उनको लगता था कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो अपना टाइम टेबल वो बनाते थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको कि उन्होंने किस तरीके से पूरा टाइम टेबल बनाया था कि कितने बजे उठना है, कितने बजे गणित की क्लास लेनी है, कितने बजे अंग्रेजी की क्लास लेनी है, आधा घंटा आराम करना है, फिर स्कूल जाना है, 3:30 बजे स्कूल से आना है। तो इस तरीके से वो टाइम टेबल तो बना लेते थे, पर टाइम टेबल भी उन्होंने इतना कठिन बना लिया था कि उसको पूरा करना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।